क्या 8th पे कमीशन आने से ईपीएफओ के एम्प्लॉइज को भी फायदा मिलने वाला है? क्या एपीएफसी की सैलरी भी दुगना होने वाली है? क्या तिगुना होने वाली है? क्या इंपैक्ट पड़ेगा ईओयू की सैलरी पर? ये सारी बातें हम बहुत क्लियर मैनर में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक गाइड बुक डाउनलोड करना मत भूले, विच इज द कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एंड ईओयू एग्जामिनेशन। दोस्तों कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज क्या है इस एग्जाम के, वो सारे आपको इस गाइड बुक में मिलने वाले हैं। तो गाइड बुक अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी अपनी कॉपी सिक्योर कीजिए। तो सब हम बात करते हैं 8th पे कमीशन की। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि भाई 8th पे कमीशन आ रहा है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 8th पे कमीशन और बहुत जल्दी इसका गठन भी हो जाएगा और फ्रॉम 2026 हमें जो 8th पे कमीशन है उसके हिसाब से रिवाइड सैलरी भी देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों आपके मन में भी एक लड्डू फूटा होगा कि यार हम जो ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर भी 8th पे कमीशन का इंपैक्ट पड़ेगा? क्या 8th पे कमीशन आने से इनकी सैलरी भी रिवाइज होंगी और हमें इंक्रीज सैलरी देखने को मिलेगी? दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर इंक्रीज सैलरी की बातें भी करी गई होंगी। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन यही आता है कि भाई क्या ईपीएफओ के इंप्लॉइज को फायदा होगा 8th पे कमीशन का? क्या 8th पे कमीशन कवर्ड होता है ईपीएफओ इंप्लॉइज को कवर करता है ईपीएफओ इंप्लॉइज को? तो बिल्कुल देखो, अगर आपके मन में सवाल है कि विल इट बी एप्लीकेबल टू ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओ ऑफिसर, यस इट विल बी एप्लीकेबल। क्योंकि जब आप 8th पे जब आप एपीएफसी या ईओ जो है रिक्रूटमेंट टाइम की नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन में जो पे स्केल दिया गया है वहां पर क्लियरली बोला गया है कि जो पे स्केल होता है एक एपीएफसी ऑफिसर का या फिर ईओ ऑफिसर का, दैट इज एज पर द 7th पे कमीशन। मतलब उस टाइम पर 7th पे कमीशन एप्लीकेबल था जब लास्ट टाइम में नोटिफिकेशन आई थी। तो यहां पर जो पे कमीशन होते हैं उन्हीं के हिसाब से ईओ के या एपीएफसी की सैलरी भी जो है डिसाइड होती है और आपको जो पे स्केल मिलता है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन वो 7th पे कमीशन या फिर जो भी लेटेस्ट पे कमीशन होता है उसके हिसाब से मिलता है। तो आप लोगों को पहली बात तो ये टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि भाई आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, बहुत क्लियर इंपैक्ट पड़ने वाला है और आप लोगों की सैलरी भी रिवाइज होगी आफ्टर दी 8th पे कमीशन। अब दोस्तों कितनी सैलरी रिवाइज होगी? देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि इस टाइम पर कितनी सैलरी होती है एक एपीएफसी ऑफिसर की या फिर एक ईओ ऑफिसर की। अगर हम करंट सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो कि क्लास ए पोस्ट है, जो कि लेवल 10 पोस्ट है, इट इज द एंट्री लेवल पोस्ट इन दी फर्स्ट क्लास जॉब। और जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो भी इसी पर्टिकुलर लेवल पे जो है एंट्री करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में। और यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो है सॉरी जो बेसिक पे वो है 15,600 से लेके 39,100 और जो आपकी ग्रेड पे होती है वो है 5400। तो आपको जो सैलरी बैंड मिलता है वो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में मिलता है। सिमिलरली अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की बात करोगे तो वो है क्लास बी पोस्ट, मतलब लेवल 8 पोस्ट। और वहां पर जो आपको बेसिक पे है वो लगभग आपकी 9300 से लेके 34,800 और आपकी जो ग्रेड पे है वो 4800 है। तो आपका जो पेमेंट बनता है वो 47,600 से लेके 1,51,100 तक पड़ता है। तो ये आपकी करंट सैलरी। और अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो एक एपीएफसी ऑफिसर को जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो लगभग आपको 1,10,000 के आसपास मिलती है, जो कि कई बार 1,20,000 भी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपकी पोस्टिंग कहां पर है। अगर मैं ईओ ऑफिसर की बात करूं तो यहां पर आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है ड्यूरिंग दी ज्वाइनिंग वो आपको लगभग 85,000 90,000 के आसपास मिलती है। तो काफी अच्छी सैलरी आपको अभी भी मिलती है, ये आपकी काफी अच्छी मोटिवेशन भी होनी चाहिए। बट अब 8th पे कमीशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि 8th पे कमीशन आने के बाद जो सैलरी हाइक है वो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर। मतलब एक ऐसा फैक्टर जिससे जो आपका करंट बेसिक पे है वो मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आपको रिवाइज सैलरी देखने को मिलेगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो कि बेसिक पे में जो है मल्टीप्लाई होगा जिसके बाद सैलरी इंक्रीज देखने को मिलेगी, उसको हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। और बहुत सारी स्पेकुलेशन ऐसी कहती हैं कि भाई जो 8th पे कमीशन और उसके आने के बाद जो कंजर्वेटिव आइडिया है वो कहते हैं कि 1.92 से लेके 2.08 का हमें फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। और कुछ आइडियाज ये कहते हैं, कुछ जो है एजेंसीज ये कहते हैं कि भाई 2.28 से लेके 2.86 तक का हमें फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी बेसिक पे 21,000 है या 20,000 है तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय 1.92 और जो अब आपका जो नंबर बनेगा, ठीक है, जो कि लगभग आपका 38 ये बनेगा, सॉरी 394 बनेगा, ठीक है, जितना भी नंबर बनेगा मतलब वो आपकी जो है बेसिक पे उस टाइम पर हो जाएगी। मतलब काफी अच्छा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा आपकी बेसिक पे में। तो ये आपको फिटमेंट फैक्टर समझने का जो है एक तरीका मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आपकी सैलरी में बेसिक पे में एक फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आपकी जो है नई बेसिक सैलरी बनेगी। एंड दोस्तों जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं वो तो इतनी कह रहे हैं और जो हाई आइडियाज वो कह रहे हैं कि लगभग 2.86 टाइम मल्टीप्लाई होगी, जो कि ये मोर देन
मतलब अराउंड 50,000, मतलब मोर देन आपकी 3 टाइम्स जो है सैलरी अराउंड 60,000 पहुंच जाएगी। तो ये आपको जो है काफी स्पेकुलेशन जो है सुनने को मिल रही है। बट क्या सच में इतनी सैलरी बढ़ने वाली है? देखिए, अगर हम इसी स्पेकुलेशन की बात करूं तो जो आपकी करंट सैलरी है, एक करंट बेसिक पे जो एपीएफसी ऑफिसर की 56,100, उसमें अगर हम फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो 1.92 के हिसाब से लगभग 1,07,000, 2.08 के हिसाब से लगभग 1,16,000 और 2.86 के हिसाब से लगभग 1,60,000 सैलरी आपकी बन जाएगी, जो कि बहुत हाई हो जाती है। अगर मैं ईओ की बात भी करूं तो ये सैलरी हाईएस्ट एस्टिमेट के हिसाब से 1,36,136 बनने वाली है। तो दोस्तों, इतना ज्यादा इंक्रीज जनरली नहीं होता है जब आप किसी भी नए पे कमीशन को देखते हो। 7th पे कमीशन के हिसाब से बोला गया कि भाई 2.57 का जो है फिटमेंट फैक्टर था। बट आप इसमें जो है एक डीए वाला जो फैक्टर उसको मिस कर जाते हो जब आप सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करते हो आफ्टर द ईच पे कमीशन। तो यहां पर हम समझते हैं कि भाई डीए का क्या इंपैक्ट पड़ता है सैलरी के इंक्रीज में, और वो कितना इंपैक्ट हमें डालेगा इन दी एपीएफसी एंड ईओएस सैलरी। देखिए, अगर मैं एक एपीएफसी की करंट सैलरी की बात करूं जो कि जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग है, ठीक है, यहां पर आपका पे इन बैंड कितना है, 56,100, और आपको कितना महंगाई भत्ता मिल रहा है, 29733, जो कि कितना परसेंट है, जो है 53%। मतलब करंट में आपको जो डीए मिल रहा है वो 53% मिल रहा है। महंगाई भत्ता जो कि हर साल इंक्रीज होता है, आपको जब ये पे कमीशन आया था उस टाइम पे इतना महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था। उस टाइम महंगाई भत्ता आपका पहले 10% था, फिर वो 13%, फिर 23%, फिर 33%, ऐसे बढ़ना शुरू हुआ। तो महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है, और आपकी जो करंट सैलरी है उसमें महंगाई भत्ते की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और जब आपकी सैलरी हाइक होती है आफ्टर दी पे कमीशन, तो ये महंगाई भत्ता फिर कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बेसिक पे में उसको इंक्लूड कर लिया होता है। तो जब आपको 8th पे कमीशन देखने को मिलेगा, तो जो आपका ये पे इन बैंड इंक्रीज होगा, तो इसके बाद आपका डीए इतना नहीं रहने वाला, 53% नहीं रहने वाला, ये डीए बहुत कम हो जाएगा। मतलब इट कैन बी अराउंड 10%, 15%, 20%, डिपेंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है। बट ये 53% नहीं रहेगा, काफी कम हो जाएगा। तो जो आपको फिटमेंट फैक्टर के बाद ये बैंड इंक्रीज देखने को मिल रहा है, उसका डीए की जब आप कंट्रीब्यूशन जोड़ेंगे तो सैलरी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी आप करंटली स्पेकुलेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपकी जो सैलरी है वो पे इन बैंड आपका 1,60,000 हो जा रहा है, आप जोड़ रहे हो कि भाई उसके बाद मुझे इतना डीए और मिलेगा, उसके बाद मुझे बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह भी मिलेंगे, तो मेरी सैलरी 2 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो डीए है वो उस टाइम पर इतना इंक्रीज नहीं रहेगा, वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है। और आपका पे इन बैंड के ऊपर जो फिर ट्रांसपेरेंट अलायंस वगैरह है वो भी आपको उसी परसेंटेज में देखने को मिलेगा। तो सैलरी आपकी इंक्रीज तो होगी, लेकिन वो कौन सी सैलरी इंक्रीज होगी, लीजिए, वो आपकी ग्रेड पे वाली जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी, उसके सॉरी, जो पे इन बैंड वाली वो सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, उसके बाद डीए के कंट्रीब्यूशन मिला के आपको जो है मामूली सा और इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो आपको मैं सैलरी बता रहा था कि भाई आप लोग इतनी जो है अखबारों में न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इतनी सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इतना आपका जो है फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आपको 186% का इंक्रीज देखने को मिलेगा, या फिर 108% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। वो इंक्रीज इतना नहीं होता, क्योंकि आप इसमें जो है डीए का इंपैक्ट जो है इंक्लूड कर लीजिए, और डीएनएस इंपैक्ट का, डीएनएस अलाउंस का जब आप इंपैक्ट जो है इंक्लूड करेंगे, तो आपकी सैलरी में आपको जो है इंक्रीज जो देखने को मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 50-60% का ही मैक्सिमम देखने को मिलता है आफ्टर दी 8th पे कमीशन हाइक, या फिर आफ्टर दी ईच पे कमीशन हाइक। और अगेन ये 50% फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है। कुछ पे कमीशन में बहुत अच्छा हाइक भी देखने को मिला है, और कुछ पे कमीशन में कम हाइक भी देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7th पे कमीशन का एक्चुअल इंक्रीमेंट देखेंगे तो वहां पर 20% के आसपास इंक्रीमेंट था, जो कि कंपैरेटिवली बहुत हमें कम दिखता है जब हम देखते हैं कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे थे लोग, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड नेट इंक्रीज इन सैलरी बताऊं फॉर एन एपीएफसी ऑफिसर या फिर ईए ऑफिसर आफ्टर द 8th पे कमीशन, तो जो अभी सैलरी है 1,20,000 की, उससे इंक्रीज लगभग 40-50,000 का आपको देखने को मिल सकता है। और जो 1,60,000 से लेकर 1,75,000 की सैलरी आप लोगों की हो सकती है आफ्टर द 8th पे कमीशन। अगेन ये बहुत रफ एस्टिमेट है, अभी हमें और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिलेगी और बेटर आइडिया मिलेगा कि भाई कितना इंक्रीज हो सकता है। और अगर मैं ईओ की सैलरी की बात करूं जो कि अब लगभग 85,000 है, 90,000 है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, वो 1,20,000 से लेकर 1,35,000 के पेमेंट के बीच में आ जाएगी। इतना एक्सपेक्टेड इंक्रीज है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगेन आप लोगों ने इसके बारे में अभी कोई फिक्स नंबर जो है डिसाइड नहीं करना है, और फिक्स नंबर पॉसिबल भी नहीं किसी के लिए बताना, क्योंकि जैसे जैसे अभी कमेटीज बैठेंगी और इनके ऊपर स्पेकुलेशन होगी तो एक फिटमेंट फैक्टर बाहर निकल कर आएगा, और फिर आपका डीए मिनिमाइज होगा, तो उसके बाद आपको एक्चुअल जो है फिगर देखने को मिलेगी कि भाई इस पर्टिकुलर बैंड पे, लेवल 10 पे या फिर लेवल 8 पे हमारी अब ये सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो सैलरी हमें देखने को लग रही थी कि भाई 1,60,000, फिर उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस लगभग 40,000, फिर ट्रांसपेरेंट अलाउंस, फिर ये सैलरी हमारी लगभग 2,20,000, 2,30,000 कई लोग कह रहे थे, जो इतनी सैलरी नहीं होने वाली।
ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है, एक्सचेकर के ऊपर काफ़ी खर्चा आ जाता है और आगे पे कमीशन के ऊपर भी बहुत लोड पड़ता है। तो इतना सैलरी इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर मैं एक रफ एस्टिमेट की बात करूं, जो मैंने आपको बताया है कि 1,60,000 से लेके 1,75,000 की सैलरी आप लोगों को एपीएफसी पोस्ट की देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद। क्योंकि दोस्तों एपीएफसी में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई आपको प्रोबेशन पीरियड में भी कंप्लीट सैलरी मिलती है, काफी अच्छी सैलरी मिलती है। जो भी अभी आपको मैंने पीछे सैलरी दिखाई थी, ये जस्ट आफ्टर दी ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर 2024 में और नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप है। तो आपको 1,15,000 जो है अमाउंट मिला, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर आप लोगों को जो अब इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो अगेन काफ़ी जो है एक रैशनल मैनर में होगा, बहुत हाई इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि पे कमीशंस के जब आते हैं तो हल्ला बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा इंक्रीज लेके आएंगे, लेकिन जब पे कमीशन का सैलरी इंक्रीज होती है तो जो उसमें जो डीएनएस अलाउंस है उसको ऑलरेडी इंक्लूड करके आपकी सैलरी इंक्रीज की जाती है, और आपको जो फिर जो नेट इंक्रीज देखने को मिलता है उसमें डीएनएस अलाउंस जो है कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पे इन बैंड लगभग 1 लाख होता है 56,100 से, तो आपका जो डीएनएस अलाउंस है फिर वो 53% नहीं रहेगा, वो आपका मतलब 10% 15% जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना ही रहेगा। तो आपके मतलब सैलरी में कितना हुआ, 1,10,000 से 1,15,000 हो गई, जो कि अभी कितनी 56,100 से लेके लगभग अगर आप 53% डीएनएस अलाउंस लगाएं तो इसमें अगर आप 29,000 और जोड़ दें तो लगभग 85,000 के आसपास जो आपका पे इन बैंड बन रहा है, ये आपका लगभग 1,15,000 हो जाएगा। तो ये 200% इंक्रीज नहीं है, ये 2.57% भी इंक्रीज नहीं है, उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं जितना कि हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर होगी। एंड दोस्तों अगेन मैं बताता हूं कि भाई ये बहुत अच्छी सैलरी है, आप लोगों को मोटिवेटेड हाई रहना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में, और अपने पूरे एफर्ट डालने चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने में। जैसे जैसे और पिक्चर क्लियर होगी मैं और भी वीडियो लाके आपको और क्लैरिटी दूंगा, बट अभी आपका फोकस पूरी तरीके से प्रिपरेशन पे रहना चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है नोटिफिकेशन आने में, और अभी आप अगर बहुत मेहनत कर लेते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप एक कोर्स के थ्रू एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं तो हमने एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर हम आपको कंप्रेहेंसिवली हर एक कंपोनेंट को कवर करवा रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्यूआरई, जीएस, स्पेशल कंपोनेंट, सबको कवर किया गया है क्वालिटी मैनर में। फुल लेंथ मॉक्स भी है और वीकली मेंटर टॉक भी है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्लस सेकंड कोर्स है जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, जिनका जीएस एंड क्यूआरई प्रिपेयर्ड है, जो चाहते हैं कि भाई इनकी हमें सिर्फ जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाए, लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट है अकाउंटेंसी, आयरन, लेबर लॉ, उसका हमें कंप्लीट कोर्स मिल जाए। तो टेस्ट सीरीज प्लस में आप एनरोल कर सकते हैं। एंड तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर हम आप लोगों को, जिन लोगों ने एक बार सिलेबस कवर कर रखा है, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और काफी अच्छे क्यूज आपको देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग 8th पे कमीशन इंपैक्ट ऑन एपीएफसी एंड ईओ सैलरी। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मैंने बहुत ही रैशनल मैनर में आपको एक नंबर बताया जो कि फिक्स नहीं है, अगेन चेंज हो सकता है। एंड दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।